सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान ने इकोनॉमिक फ्रंट पर रिसेंट पास की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट अब फाइनल हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार संभालते ही दीगर तमाम ममालिक पर भारी टैरिफ आयद कर दिया था। इस माशी वॉर से नुकसान उठाने वाले ममालिक ने भी पलट कर अमरीकी मसनूआत पर उससे ज़्यादा टैरिफ आयद कर दिया था। कैनेडा, यूरोपीय यूनियन, मैक्सिको, भारत और दीगर ने इस अमरीकी टैरिफ की शदीद मुखालफत भी की थी। मुज़ाकरात हुए और उसके बाद अमरीका ने चीन के लिए 90 रोज तक आर्जी तौर पर टैरिफ कम कर दिए। यूरोपीय यूनियन से भी मुज़ाकरात के बाद चंद मसनूआत पर 15% टैरिफ में कमी की गई। जापान से भी मुज़ाकरात हुए जिसके बाद अमरीकी टैरिफ को 15% तक कम कर दिया गया। अप्रैल में अमरीका ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पर भी 29% टैक्स आयद कर दिया था। फिर उसके बाद कई मीटिंग्स हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका का दौरा किया और इसके अलावा भी कई वफूद अमेरिका गए, जिसके बाद अब पाकिस्तान और अमेरिका में तजारती मुआहदा हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पर अमरीकी टैरिफ में जुज़वी नरमी की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा गया है कि पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। सदर ट्रंप के मुताबिक पार्टनरशिप को लीड करने वाली कंपनी की इस वक्त तलाश जारी है। सदर ट्रंप ने यह भी तवक्को जाहिर की है कि ऐसा दिन भी आएगा जब पाकिस्तान से निकलने वाला तेल भारत को फ़रोख्त किया जाएगा। अमेरिका ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैक्स लगाने का ऐलान भी किया है। भारत पर 25% टैक्स लगने के ऐलान के बाद भारतीय शेयर मार्केट में हमने मंदी होते देखी और भारतीय सरमाकारों के अरबों रुपए वहां पर डूब चुके हैं। निफ्टी में 0.26% और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में 0.28% की कमी रिकॉर्ड की गई है। जबकि अमरीकी पार्टनरशिप और टैक्स में नरमी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हमने बड़ी वाज़ेह तेज़ी देखी है। कारोबार के अख्ताम पर एक बड़ा फिगर 1,40,000 की नफसियाती हद को भी एक मौके पर हमने अबूर होते देखा। 978 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक वक्त में यह इजाफा 1,500 पॉइंट से भी ज़्यादा का था, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई है तो 1,40,000 की नफसियाती हद को भी आज हमने अबूर होते देखा है। अब देखना हमें यह होगा कि अमरीकी टैरिफ में कमी ने पार्टनरशिप से पाकिस्तान कैसे अब क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकता है, के माशी मफादात को इससे कितना फ़ायदा पहुंच सकता है। दूसरे ममालिक पर जब टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स को कितना फ़ायदा हो सकेगा, चूँकि अमेरिका हमारी ऑलरेडी सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग मार्केट है। पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट पर ये कितनी बड़ी खबर है, जो ट्रेड डील हमारी फाइनल हुई है, बाकी तमाम ममालिक पर बड़े बड़े टैरिफ लग रहे हैं और हम यहाँ पर बार्गेनिंग करने में, कुछ मार्जिनलाइज करने में इसको कामयाब हो गए। जी, बहुत बड़ी खबर है। एक तो ये कि हमने ट्रेड डील उनके साथ की, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में यूएस कंपनीज इन्वेस्ट करे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, और उन्होंने इस बात का भी हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस के बहुत ज़्यादा अनटैप्ड रिसोर्सेज मौजूद हैं। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स के भी, ऑयल एंड गैस के भी। कई हुकूमतों ने कोशिश भी की, मगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम एक्सप्लोरेशन को जारी रख सके। तो अगर अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन हुकूमत आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। दूसरी जो बात है, जिसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली ये जो है ट्रेड टैरिफ्स की जो नेगोशिएशन इसको कंप्लीट किया टाइम के अंदर। इसका मतलब है हमारी टीम जो थी, इकोनॉमिक टीम, वो प्रिपेयर्ड भी थी, उन्होंने हार्ड वर्क भी किया। जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट थी वो ना सिर्फ फाइनेंस की टीम उसमें इन्वॉल्व थी, फाइनेंस मिनिस्टर, मगर फॉरेन अफेयर्स भी उसमें मौजूद इन्वॉल्व थे, और जिस तरह आपने मेंशन किया कि इवन फील्ड मार्शल स्ट्रेटेजिकली भी हम अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे थे। तो आई थिंक सिग्नलिंग वैल्यू जो है इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। यूएस के प्रेसिडेंट का वर्ड मैटर करता है। तो जब यूएस का प्रेसिडेंट पब्लिकली जाके कहता है कि आई वांट अमेरिकन कंपनीज टू गो इन इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं हो सकती किसी भी मुल्क के लिए। तो अली फरीद साहब, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक है कि एक तरफ तो 25% का टैरिफ उन पर अब फाइनलाइज कर दिया गया है, फिर जो रशिया से वो एनर्जी और वेपन्स डील करते हैं उस पर उनको जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है। तो ये कितनी बड़ी इस वक्त पाकिस्तान की कामयाबी है मुख्तलिफ फ्रंट्स पर, और भारत की कितनी बड़ी नाकामी है? जी, इंडिया में तो इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि वो तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हर जगह जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ शुरू में तारीफें करते थे, और आज उनकी मीडिया पे, उनके टीवी पे, उनके ट्विटर में अमेरिका को और खासतौर पर प्रेसिडेंट
ट्रम्प को बड़ा ही पर्सनल तनकीद की जा रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हाल ही टैरिफ नहीं लगाए और हाल ही इंडिया को कॉल आउट नहीं किया कि उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा हिपोक्रिटिकल है। उन्होंने ये भी एक्सप्लिसिटली लिखा कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है, और जिसपे आपने देखा होगा कि इंडिया के अपने जो कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा कि जी हमारी इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। तो इंडिया जो जाके दुनिया भर में ये कहता था कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, आज यूएस प्रेसिडेंट ने भी और इंडिया के अपने जो कांग्रेस के लीडर है उन्होंने इस बात का एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत एक बहुत ही बड़ी विन है, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा जब रीजन में एलोकेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एलोकेशन जाती है और पाकिस्तान में मार्जिनल जाती है। मुझे इस बात का फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे मालूम है कि इस वक्त दुनिया के जितने भी इमर्जिंग मार्केट फंड्स इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, वो इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर उनकी रिस्क कमेटी जो है वो सवाल उठा रही होगी कि क्या हम इस मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी इकोनॉमी को यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है। और साथ साथ यही पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी का टाइम है कि ना सिर्फ हम अपने ट्रेड बढ़ाएं अमेरिका के साथ, हम वहाँ से ज़्यादा भी लेकर आए। तो अब अली फैज़, अब इस रीजन में पाकिस्तान क्या एक लीडिंग पोजीशन में इकनॉमिकली इस वक्त आ चुका है? जब ये ट्रेड डील फाइनल हो गई, जब यूएस प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़ी कंपनीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट भी करें, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इसका मतलब कि रीजन के जो दूसरे ममालिक हैं उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो और बड़ी मीशत हैं उनका भी इंटरेस्ट अब पाकिस्तान में बढ़ सकता है। जी, इन्वेस्टर्स जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में परसेप्शन करती है। अगर एक मुल्क का अच्छा परसेप्शन है उसमें इन्वेस्टर्स जाते हैं, अगर एक मुल्क का अच्छा नहीं है तो वहां पे नहीं आते। पाकिस्तान हमेशा से इस परसेप्शन वॉर में हारता रहा, तो ये जो अपॉर्चुनिटी बनी है, जो सक्सेस गवर्नमेंट ने ली है, उसका फायदा जो है वो तो प्राइवेट सेक्टर और बिजनेसेस के लिए है। मैंने अपने करियर में, अपनी मतलब प्रोडक्टिव लाइफ में ऐसी बड़ा टाइम नहीं देखा कि जिस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान के बारे में इतनी ज़्यादा फेवरेबल हो। और तो ये मेरे लिए और पाकिस्तान के बाकी बिजनेसमैन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वक्त जाएं अमेरिका में, एक्टिवली पाकिस्तान को प्रमोट करें, अपने प्रोजेक्ट्स को पिच करें और इन्वेस्टमेंट रेज करें। और अली फैज़, अब ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो इस वक्त यूएस का इंटरेस्ट है, हम देखते हैं कि एक्सप्लोरेशन का काम लोअर स्केल पर हमारे यहाँ भी जारी रहा। गैस के छोटे छोटे ज़खायर हम दरियाफ़्त करते रहते हैं, कोई बड़ा ज़ख़ीरा नहीं अभी दरियाफ़्त हुआ। पिछले 25 साल में हमने ऑयल की 2-3 बार एक्सप्लोरेशन भी देखी। परवेज़ मुशर्रफ का वो दौर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, 2 बार ड्रिलिंग शुरू हुई लेकिन वो एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकी, फिर उन प्लान्स को वहीं पर रोकना पड़ा। तो अब ये रिजर्व्स मौजूद हैं, इन मौजूदगी का डोनाल्ड ट्रंप को मालूम होना और उसमें दिलचस्पी जाहिर करना, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर कितना टर्न कर सकता है? जी, मैसिवली गेम चेंजर है। हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। ऑयल की जब प्राइस इंक्रीज होती है, हमारे मुल्क में महंगाई, इन्फ्लेशन आ जाती है, हमारे करंट अकाउंट के डेफिसिट बढ़ जाते हैं, हमारे रिजर्व खत्म हो जाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी की ऑयल पे जो वल्नरेबिलिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं ये सक्सेसफुल होता है और यूएस कंपनी आती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है और वो ऑयल रिजर्व जिसका सर्विस इंडिकेशन देते हैं वो मिल जाते हैं, तो दैट्स अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान इन दिस रीजन। क्योंकि आप सोचें कि अमेरिकन कंपनीज ऑफशोर ड्रिलिंग कर रही होंगी पाकिस्तान में, इसका मतलब है कि आपका गवादर का पोर्ट और जो सीपेक का ख्वाब था कि पाकिस्तान से ट्रेड हो सके सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में, वो सारी अचीव हो जाएगी। तो आई थिंक सर्टेनली जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई ऐसे ही नहीं ट्वीट कर दिया, उन्होंने ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको डेटा प्रोवाइड किया होगा। यूएस गवर्नमेंट ने खुद सर्वेस किए हुए हैं जो ये प्रूव करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिटिकल मेटल्स का भी और साथ साथ ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज के भी काफ़ी पोटेंशियल है और यूएस गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस वांट टू डेवलप दैट। So I don't think that this is just a random tweet. I think this is it reflects the success of government's policy and it reflects the attention of the US government towards Pakistan. इसके और भी बहुत ज़्यादा पहलू है कि अमेरिका चाहता है कि रशिया से डिपेंडेंस कम हो, ईरान के ऑयल से डिपेंडेंस कम हो। तो अगर पाकिस्तान में ऑयल यहाँ पर आ जाता है तो इट गिव्स देम द पोटेंशियल ऑफ जो रशिया से 5 मिलियन बैरल्स हर दिन के आते हैं, वो आप उससे आप यू हैव एन अल्टरनेटिव। So I think it's a game changer. I think market will realize it. डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद हमने देखा चाइना यूएस राइवलरी अपने पीक पर गई है और पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं हमेशा से वो बड़े बेहतरीन रहे हैं। तो अब यूएस के साथ पाकिस्तान के इतने ज़बरदस्त ट्रेडिंग रिलेशंस होने जा रहे हैं, तो कितना एहतियात से अब पाकिस्तान को काम लेना होगा, कैसे बैलेंस करना होगा दोनों रिलेशंस को?
जी मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना मैं आजकल पिछले दो दिन में देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी इस पे डिबेट हो रही है। मैं अभी चाइना से आया हूँ। आई वाज इन बीजिंग एंड शंघाई दिस वीक। चाइनीज गवर्नमेंट की अगर आप अप्रोच देखिए, वो कभी भी अमेरिका से इकोनॉमिक अफेयर्स पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती। चाइनीज वॉज बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द यूएस इकोनॉमी। तो वो और उनका जो बेल्ट एंड रोड का विजन है वो कभी भी एक्सक्लूसिव नहीं रहा। वो चाहते थे कि जो उनकी बेल्ट एंड रोड है उसको हर मुल्क यूज करे, इंडिया यूज करे, अमेरिका यूज करे, क्योंकि इकोनॉमिक सक्सेस इज नेवर बिल्ट ऑन कॉन्फ्रंट्रेशन, इज ऑलवेज बिल्ट ऑन कोऑपरेशन। ये तो चाइनीज हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है। तो मेरे ख्याल में चाइनीज तो खुश होंगे कि अगर यूएस आते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ट्रेड रूट्स तो वही यूज करने पड़ेंगे, रेलवेज तो वही यूज करनी पड़ेगी, सड़कें तो वही यूज करनी पड़ेगी। और अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है कि सड़क के पैसे चाइना ने दिए हुए थे कि या सड़क के पैसे कहीं और से आया था। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। एंड जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे फील्ड मार्शल जो है वो चाइना में थे, अगले पिछले हफ्ते मैं वहीं पे था जिस वक्त वो आए। तो चाइनीज अखबारों ने उसकी बहुत अच्छी कवरेज की। और इसी बात को मैं जब अखबार पढ़ रहा था चाइना का, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान विच इज एन आयरन क्लैड फ्रेंड ऑफ चाइना। तो ये वर्ड्स वो यूज कर रहे थे पाकिस्तान की रिलेशनशिप के बारे में। और आई एम श्योर दिस इज व्हाई पाकिस्तानी आर फील्ड मार्शल देयर। So I think it's beneficial for China, क्योंकि उनके लिए बेहतर ये है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उस पर उनको पॉजिटिव रिटर्न मिले। मेरे ख्याल में चाइना ज्यादा परेशान अगर होगा कि जो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की वो डूब जाए क्योंकि कोई इसको यूज ही ना कर सके। सही। अब जी अली फैज़, अब लास्ट ईयर के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फिगर सामने आए, हमने देखा सिर्फ 4% का रेज आया एक्सपोर्ट में और उसके निस्बत 16% हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है। तो अब ये एक बेहतर ट्रेडिंग डील जब हमारी अमेरिका के साथ हो गई है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर ख्वाह इजाफा इस वक्त हो सकता है, चूँकि जो दीगर ममालिक हैं उन पर टैरिफ ज़्यादा हो चुका है, तो हम बेहतर अंदाज से इस मार्केट को अब कैप्चर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली जी। और हम आपके शो में भी पहले हम बात कर चुके हैं इस बात पे कि ट्रेड जो लिंक्स होते हैं वो जियोपॉलिटिकल लिंक्स के साथ चलते हैं हमेशा से। अगर आपको याद हो, ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब अपनी फोर्सेस को इंडिया में लेकर आई थी वो ट्रेड कराने के लिए आई थी। वो चाहती थी कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंडिया में बिके। उन्होंने जब चाइना में ओपियम वॉर्स की वो भी ट्रेड के लिए, ट्रेड रूट्स को एक्सेस करने के लिए की। तो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप जब हमारे अच्छे होंगे अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, जब भी हमारी प्रोडक्ट की ट्रेड बढ़ेगी। इस वक्त जो है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए मिली है कि आई थिंक दे मस्ट एक्सप्लॉइट इट। और हम दे मस्ट इस विंडो को जो है कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी है। और वही जीतेगा जो इस टाइम पे जाकर अमेरिका में नई मार्केट्स, नए कस्टमर्स, नए इन्वेस्टर्स ढूंढ सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान की इस इकॉनमी और इन सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब पिछले 25 साल में हम बहुत ही लिमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के को आते हुए देखते हैं, जो कि सालाना $2 अरब के फिगर को भी बमुश्किल ही छू पाती है। तो अब शंघाई में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और इस AI कॉन्फ्रेंस के दौरान गॉर्डन ग्रुप के चेयरमैन लूजी की क़यादत में वहाँ चीनी वफ़द भी मौजूद था, जिन्होंने वफाकी वज़ीर बराए IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा से भी मुलाकात की है और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी और एनर्जी के शोबों में इन्वेस्टमेंट में ख़ास दिलचस्पी का इजहार उन्होंने किया है। अब ये जो चीनी वफ़द था, इसने पाकिस्तान में टेलीकॉम टावर्स, डेटा सेंटर्स और क्लाउड सिस्टम्स पर कायम करने के साथ साथ इनोवेशंस और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में अब ज़ाहिर बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त मार्केट एमर्जिंग बनती जा रही है, तो इसके चार्जिंग स्टेशंस, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज़ और जदीद मवाद की तैयारी में भी इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। फेडरल मिनिस्टर ने भी इन तजावीज़ का खैर मकदम किया, इनको वेलकम किया है, चूँकि ज़ाहिर है चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे ही हमेशा से बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान आने और मकामी स्टेक होल्डर से इनको मुलाकात की दावत भी दी गई है। और अब देखना ये कि ये ग्रुप कब जो हमारे पाकिस्तान में बिजनेसमैन से मिलता है या पाकिस्तान के जो दीगर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलता है और कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर इन तमाम सेक्टर्स में आती है। ख़ासतौर पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि जो पाकिस्तान अपनी 2030 की पॉलिसी के तहत अब मुकम्मल तौर पर अपनी ट्रांसपोर्टेशन को 30% इस वक्त EVs पर शिफ्ट करने जा रहा है। और फिर वज़ीर आज़म के डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन को भी कामयाब अगर बनाना है तो इसमें चाइना जैसी जो इस वक्त बड़ी माशी ताकतें हैं उनका ताउन और ख़ासतौर पर उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेशरफ पाकिस्तान की IT और तवानाई और सनतों में
गैर मुल्की सरमाकारी के नए दरवाजे भी खोल सकती है। डॉक्टर शुजात ऑफ रिसर्च हैं पाइट के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले 20-25 साल में पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा लोअर साइड पर रही है। अब अगर चाइनीज़ कंपनीज़ की का इंटरेस्ट हम देखते हैं, उनकी अगर इंटेंशन है उन सेक्टर्स में जो कि बड़ी इमर्जिंग मार्केट्स पाकिस्तान में बन सकती हैं, तो ये कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये ख़ासतौर पर ईवीज़ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट आ जाए। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, आपने बजा फरमाया कि अगर हम पिछले 25 साल को देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट FDI 1-2 बिलियन डॉलर तक रही है, और शायद 2002 to 2005 पीरियड था कि जिसमें हम 3-4-5 बिलियन डॉलर पे गए। तो सबसे पहला एक हमारा डायलेमा कह लें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कि वो ज़्यादा हमारे जो गवर्नमेंट के रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, उसके साथ FDI बहुत सी लिंक्ड है। कि आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो साथ एक इन्वेस्टर का वफद लेके जाते हैं, या बाहर भी इसी तरीके से टर्की से आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी, या जब आपके अमेरिका से अच्छे रिलेशन होंगे तो फिर आपको अमेरिका से इन्वेस्टमेट आएगी, और सेम आपको UAE से देखें, चाइना से देखें। तो जो एक चैलेंज हमें समझने की ज़रूरत है वो यह कि हमारी जो फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टर उस मार्केट में जाता है जहाँ पे उसका रिटर्न अच्छा है। इन्वेस्टर वहाँ पे जाएगा जहाँ पे उसको एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मिलेगा, उसका रिटर्न सेफ है, वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा और वापस आएगा। तो ये एक डायलेमा है कि हम जो दुनिया की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह आप अमेज़न को देखें, आप एप्पल को देखें, ये बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में गई हैं, बांग्लादेश में गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पाकिस्तान में ऑफिस क्लोज कर दिया है। तो हमने शायद वो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको टैप नहीं किया है। अब मैं दूसरे आपके सवाल की तरफ आता हूँ, जवाब की तरफ आता हूँ कि देखें, हम ये जो एनर्जी है, IT है, ये वो सेक्टर्स हैं जो बड़े इमर्जिंग है, मिनरल्स हैं कि जहाँ पे हमारे पास बड़ा वास्ट पोटेंशियल है। IT की एक्सपोर्ट हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज़ नहीं कि हम अगले 4-5 साल में इसको जो इस वक्त एग्जिस्टिंग 3-4 बिलियन डॉलर है, हम इससे उसको 25 बिलियन डॉलर पे 20 पे लेके जा सकते हैं। सेम एनर्जी हमने बहुत लॉसेस किए हैं पिछले 20-25 साल में। हमें वो इन्वेस्टमेंट एनर्जी में चाहिए जो हमारी प्राइसेस को कम करे। देखिए, कहीं ये ना हो कि बहुत से कंट्रीज में FDI आई है तो उसने प्रॉफिट तो दिया लेकिन उसने एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो हमें वो इन्वेस्टमेंट चाहिए जो एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाए। सही। तो अब डॉक्टर साहब, ये लोकल इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस की या उनको जो इंसेंटिवाइज आप करने की बात कर रहे हैं, उनकी जो बेसिक डिमांड है या जो उनका ड्यू रिलीफ है अभी इंटरेस्ट रेट की सूरत में, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा। फिस्कल स्पेस मौजूद है उसको सिंगल डिजिट में लाने का। बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी पुरजोर डिमांड भी है कि इसको आप कुछ 6-7 या 8% पे लाके स्टैटिक कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस अप्रोच है इस वक्त हमारे इकोनॉमी के डिसीजन मेकर्स की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, स्टेट बैंक की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की। तो वो ड्यू रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा तो ये बिज़नेस कम्युनिटी या हमारा प्राइवेट सेक्टर, लोकल इन्वेस्टर कैसे आकर इन्वेस्ट करेगा? देखिए जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जिस तरह हमने SIFC को एस्टेब्लिश किया है, तो SIFC हम कह रहे हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं उनको हमने मोबिलाइज करना है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और बहुत से सेक्टर्स में। लेकिन देखें, अभी तक हमारा ध्यान नहीं है कि जो हमारी अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट है हम उसको कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं कि जिससे हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को राइटली मोबिलाइज करें, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएँ, वो इंडस्ट्री के अंदर आएँ, वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करें। और इसमें शायद हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस नंबर 1 वो बड़े ट्रिकी हैं अभी भी, कि आप एक फ़र्ज़ करें कि आप हो सकता है $1 बिलियन का प्लॉट लेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप एक 5 करोड़ की एक फैक्ट्री लगाएंगे तो बहुत से इदारे आ जाएंगे और वो आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि जी के आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, फलां चीज़ें हैं। तो ये प्रोसेसेस हैं जिसको हमें बहुत ईजी करना है। पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ बिजनेस हाई है, पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिजनेस बहुत लो है। तो हमें कॉस्ट ऑफ बिजनेस और ईज़ ऑफ बिजनेस इन दोनों को काम करना है। सेकंड, मैंने अर्ज़ किया एनर्जी प्राइसेस। इस वक्त जो हमारी एनर्जी प्राइसेस हैं वो चाइना से डबल हैं। इन प्राइसेस के ऊपर आप कम्पीट नहीं करेंगे। थर्ड,
हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाना है। दुनिया में जहाँ पे तहकीक होती है, रिसर्च होती है, यूनिवर्सिटीज़ अलाइन होती हैं, स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में, वो कौमें आगे जाती हैं। जो चौथी एक चीज़ पाकिस्तान में मिसिंग है, अगर आप देखेंगे तो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास बहुत बड़ा रोल है कि अब पैसा भी सूबों के पास जा रहा है। बहुत सी जो इंडस्ट्री इस तरह की इंसेंटिव्स है वो सूबों ने क्रिएट करनी है। तो हमें शायद फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे वो हार्मनी चाहिए कि जहाँ पे सूबों का जो बजट है, क्योंकि इस साल अगर आप देखेंगे तो आपका फेडरल जो डेवलपमेंट बजट है वो 1 ट्रिलियन है, प्रोविंसेस का जो डेवलपमेंट बजट है वो 3.2 ट्रिलियन है। तो इस बजट को भी अपनी ग्रोथ के अंदर लेके आए। इस वक्त हम एज्यूम कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सारा कुछ करेगी, नहीं, इस वक्त सूबों का बहुत बड़ा रोल है। सही। अच्छा, अब ये एनर्जी प्राइसेस को बनाने नीचे लाने के लिए थोड़ा, और इसमें कमी के लिए इस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में कुछ डिस्कोर्स को शामिल किया गया है, उनको दिसंबर तक की डेडलाइन भी दी गई है। तो अगर ये कामयाबी के साथ ये 2-3 डिस्कोर्स भी प्राइवेटाइज़ करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है, तो उससे कोई ये कॉस्ट, उससे थोड़ा सा आप हालात को, माहौल को बेहतर होता देख रहे हैं? देखें, आपको भी पता है कि जो हमारी इस वक्त एनर्जी की प्रोडक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40,000 प्लस मेगावाट है। हमारी जो डिमांड है दैट इज़ अराउंड 24-25 गर्मियों में होती है, सर्दियों में तकरीबन 9-10 हज़ार मेगावाट पे आ जाती है। अब प्रॉब्लम देखें एनर्जी में, पहला तो यह कि हमारे पास एनर्जी सरप्लस में पड़ी हुई है। अब इस प्राइसेस को कैसे कम करेंगे? आप देखें ना, हमारे पास कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। इस वक्त सोलर एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं, वो भी एक इमर्जिंग मार्केट है जिसने गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टोटली सरप्लस में कर दी है। तो हमें बड़ा सोच समझ के देखना है कि ये जो सोलर इमर्जिंग आ रहा है, नेट मीटरिंग अगर चाहिए, लेकिन तकरीबन मेरे हाल से इस वक्त 6000 मेगावाट से ज़्यादा आपकी सोलर जिसको कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। सेकंड जो आपका है वो सर्कुलर डेट है, वो आज भी एक क्रॉनिक इशू है। हम सर्कुलर डेट को या तो बैंक से लोन लेके उसको डेफर कर रहे हैं या हम उसको कंज्यूमर के ऊपर पास कर रहे हैं। अभी भी देखें जो 3 रुपीज़ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़े हैं, ये बेसिकली तो वो सर्कुलर डेट है। और थर्ड जो चीज़ है वो आप हाईलाइट कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे लॉसेस हैं, कि वापडा के जो इस वक्त भी पावर लॉसेस हैं वो तकरीबन 970 बिलियन, जिसको कहते हैं 476 बिलियन है। और जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो तकरीबन 900 प्लस हैं, जिसमें सब्सिडीज़ भी, लॉसेस भी हैं। तो शायद हमें देखें, एक तो सब्सिडीज़ को बड़ा केयरफुली देखना है। दुनिया में ये होता है कि आप अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ सस्ती की जाती है। हमारे यहाँ पे 200 यूनिट से अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी एक्सपेंसिव कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल से हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो लोग जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए आप प्राइसेस को कम करें और सर्कुलर डेट इसको हल करें। और डेफिनेटली जो बिल दिया जा रहा है वो तो देखें मोस्टली पंजाब से आ रहा है। जो आपकी मोस्टली जो बलोचिस्तान या इवन आप कराची इलेक्ट्रिक को देखें या इंटीरियर सिंध देखें, तो इनको जो रेवेन्यूज़ हैं वो जस्ट 30-40% है। तो प्राइवेटाइजेशन हल है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि ये रिफॉर्म प्रोसेस तो देखिए हमने आज से 10 साल पहले इनिशिएट किया था। हमें बहुत क्विकली अब इस रिफॉर्म प्रोसेस को अग्रेसिवली टेकअप करना है, अदरवाइज देखें हम बहुत लॉस किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च पाइट से आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी भी इस वक्त एक संगीन मसला बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 1 करोड़ अफराद फ़ज़ाई आलूदगी से हलाक हो रहे हैं। इस फ़ज़ाई आलूदगी दुनिया में क़ब्ल वक्त मौत का दूसरा बड़ा ज़रिया बन चुकी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान में हर साल 1,28,000 पाकिस्तानी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मौत के मुँह में चले जाते हैं। इस फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने का एक बड़ा हल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हैं। इस वक्त दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आ रही है। हालिया कुछ अरसे के दौरान तकरीबन 3800 इन्वेस्टर्स ने मुल्क भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। अब ये लोकल और इंटरनेशनल दोनों ही तरह की कंपनीज हैं जो इस शोबे में इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश कर रही हैं। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक 71 ईवी चार्जिंग स्टेशन को पहले ही लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। NECCA के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मौजम के मुताबिक 30 से 35 फाल चार्जिंग स्टेशन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अथॉरिटी से रब्ता
भी कर लिया है, जबकि 128 EV चार्जिंग स्टेशंस की दरखास्तें फिलहाल रजिस्ट्रेशन के अमल में हैं। अब हुकूमत भी EV इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए इस वक्त बहुत ही संजीदा पॉलिसीज़ बना रही है। फेडरल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर इन्हिसार कम करने और मुल्क भर में पायदार नकलो हमल की हिमायत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस इक़दाम के तहत 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स 2 साल की एक साथ पर फराहम की जाएंगी। इन इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए सब्सिडी और इंस्टॉलमेंट की मनसूबाबंदी की जो तैयारी है वो भी अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। मनसूबा स्टेट बैंक और बैंक एसोसिएशन के ताउन से तैयार किया जा रहा है। इसके तहत हर इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। ये स्कीम 18 से 65 साल की उम्र के अफराद के लिए दस्तियाब होगी और हर इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत इस वक्त एवरेज 2.5 लाख रुपए है, जिसमें ये सब्सिडी आप शामिल करें तो इब्तिदाई लागत इसकी कम हो जाएगी। और EV पॉलिसी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अगले 5 साल में 100 अरब रुपए की सब्सिडी भी फराहम करेगी। इंडस्ट्री को इस हद तक सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर जो एग्जिस्टिंग ऑटो इंडस्ट्री है उसका पाकिस्तान में क्या फ्यूचर होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मशहूद खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मशहूद साहब, ज़ाहिर है इस वक्त जो दुनिया भर का माहौल है, खासतौर पर पाकिस्तान का जो माहौल है क्लाइमेट को लेकर, तो उसमें EVs की अपनी एक बड़ी वैल्यू है, बड़ी इंपॉर्टेंस है और हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ इन पॉलिसीज़ पर काम भी कर रही है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑटो इंडस्ट्री है वो किस हद तक इफेक्ट होगी इस इमर्जिंग मार्केट से? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें। दुनिया में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं, ये लास्ट 15 ईयर्स में जो रेवोल्यूशंस आया है वो टू कैटेगरीज में आया है। एक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और दूसरी है हाइब्रिड। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर हम कंट्री वाइज देखें तो USA और चाइना ने इसमें बड़ा एग्रेसिवली काम किया और अब चाइना क्योंकि लीडिंग रोल पोजीशन में आ गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। इसी तरह अगर हम हाइब्रिड पे देखें तो हाइब्रिड में जापानीज ने ज़्यादा काम किया और उन्होंने अपनी हाइब्रिड वर्जन्स निकाले। दुनिया में अभी इसका जो वॉल्यूम अगर वर्ल्ड वाइड आप देखें तो इज नॉट मोर देन 15% के करीब मार्केट शेयर अभी वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड कंट्रीज ने हासिल किया है इलेक्ट्रिकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स में। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में अगर हम देखें सेगमेंट वाइज तो 4 व्हीलर मार्केट पाकिस्तान की जो मार्केट साइज है इज नॉट टू बिग। हम 2 लाख 2.5 लाख बनाते हैं जो कि हमारा बेस्ट ईयर है और ये बेस्ट ईयर आपका 17-18 और 21-22 का पीरियड था जिसमें आपका बेस्ट ईयर कहलाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो शार्प डिक्लाइन है। तो 4 व्हीलर है, दूसरा है 2 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स मार्केट पाकिस्तान की एक अच्छी मार्केट है, वॉल्यूम वाइज 2 मिलियन मोटरसाइकिल हम बनाते हैं। तीसरा सेगमेंट आता है ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि बसेस का है। इस वक्त जो पाकिस्तान काम कर रहा है वो जाहिर है तमाम सेगमेंट्स को लेते हुए जा रहा है। उसमें 2 व्हीलर्स को भी रखा है, उसने कार को भी प्लान किया है, बस को भी किया है। मगर यहाँ पे जो चीज़ डेवलपमेंट की है इस स्टेज में पाकिस्तान की ऑटोमोटिव मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ग्रोइंग में अभी हमें टाइम लगेगा। जैसे आपने कहा, आपने जिक्र किया 2030 तक की पॉलिसी का हिस्सा है, तो हमें जो फोकस करना है वो ये करना है कि ये अफोर्डेबल हो। जब ये अफोर्डेबल होगी तो डेफिनेटली रीच इसकी बढ़ेगी। मोटरसाइकिल में क्योंकि सेगमेंट बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, वहाँ पे भी आपने अभी कहा कि 2 से 2.5 लाख की गाड़ी की प्राइस मोटरसाइकिल की लॉन्च हुई है, सब्सिडी दी जा रही है 50,000 की, तो भी 2 लाख पे आएगी। तो यहाँ पे अवेयरनेस का है इशू आएगा आपके पास और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारे जैसे बिग सिटीज में आप अगर देखें तो 2 व्हीलर्स जो है वो ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो फ्लैट्स में और दूसरी जगहों पर रहती है जहां उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे। ये इंटरनल चैलेंजेस हैं, ये वक्त के साथ साथ मिनिमाइज होंगे और डेफिनेटली इसमें स्कोप है। तो देखते हैं आगे ये मार्केट किस तरह से रोल प्ले करेगी। लास्टली मैं कहूंगा, देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इस वक्त जो पाकिस्तान में आ रही हैं, चाहे वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स, ये अभी असेंबली लाइन पे है। इनमें 2 बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, एक है आपका बैटरी सिस्टम तो दूसरा आपका होता है कंट्रोल पैनल सिस्टम। ये दोनों चीजें हम आगे जाके इनपुट ही कर रहे हैं। जो अभी आपने कहा कि IMF ने आपको सब्सिडी दी है, मेरा मानना ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर निगोशिएट करती है और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये फंड्स लगाएं तो इससे इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्रीज को भी एडवांटेज होगा और इनोवेशंस में आपको भी आएगा कि आपका फ्रेंडली मुल्क चाइना है, उससे आप इनोवेशंस लेके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके और रिसर्च एंड बेस बना के अपने आप को डेवलप करें। हम बहुत टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत पीछे हैं, हम फॉलो कर रहे होते हैं और अडॉप्ट कर रहे होते हैं, हम इनोवेट नहीं कर पा रहे हो। तो मशहूद साहब, अभी चूंकि ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो लोगों के जहनों में भी अभी बहुत सारे सवालात और ख्यालात हैं, खदशात हैं। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, डिमांड लोगों के अंदर इसमें बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो उसके बाद आपको नहीं लगता है अफोर्डेबिलिटी वाला इशू भी कंपनीज देखेंगी और उसको भी कंसीडर किया जाएगा? जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाएगी। डेफिनेटली ये 2 ही सूरतें में हो सकती है। जब आप अपनी, मैंने कहा जैसे R&D करें और अपनी
कॉस्ट इफेक्टिवनेस करें। इस वक्त जो 2 लाख 2.5 लाख की प्राइसेस है ये डेफिनेटली कम हो सकती है। R&D करेंगे, हम बैटरी सिस्टम को बेहतर करें, कंट्रोल सिस्टम को बेहतर करें और लोकलाइज करें। देखिए ना, लोकलाइज आपके पास अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आपके फॉरेन रिजर्व का है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगले 5 साल में हमने ये देखना है कि हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ रही है, हमारी जो ट्रेड डेफिसिट का इशू है, क्या अगले 5 सालों में हम इसको कितना मीट आउट कर पा रहे हैं। अगर ये गैप इसी तरह रहेगा तो ये शायद शॉर्ट टर्म हो, आप 2-3 साल कमाएं और फिर अगेन आप एक बैड पोजीशन में चले जाते हैं रिजर्व ना होने के। तो हमें हर एंगल से देखना है। सिर्फ मार्केट की ग्रोथ ये कि इंपोर्ट बेस पे हो जाए, ये लॉन्ग टर्म लास्टिंग नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए हमें ये देखना है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कितना कर पाते हैं। तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो कम से कम सब्सिडाइज कर सकें, जो इंपोर्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकें, वो लोकल ट्रांसफर होगी। नॉलेज और टेक्नोलॉजी जिसमें मैं कह रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है। इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ताइवान, चाइना जैसे मुल्कों ने बड़ा काम किया है, तो वो R&D बेसिस पे किया है कि डेवलप कंट्रीज में उन्होंने उन लोगों का मुकाबला किया है। हम किस डायरेक्शंस में होंगे, क्या हम इंपोर्ट पे भी फोकस करेंगे और सिर्फ सब्सिडीज पे ही रहेंगे, तो शायद ये आर्टिफिशियल हो, लॉन्ग टर्म नहीं हो। सही। और मशहूर साहब, ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पेट्रोल या डीजल कार्स या दीगर व्हीकल्स हैं, फिर इनकी मार्केट को ये कितना इफेक्ट कर सकती है? अगर 2030 तक हुकूमत 30% भी इसको रिप्लेस करने जा रही है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करने जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या ये डिप्लीट वाली सिचुएशन रहेगी, ये मार्केट अपने डिक्लाइन की तरफ जाएगी, या जिस तरह माजी में हमने हमेशा कीमतें बढ़ते देखी हैं तो ये सिलसिला जारी रहेगा आने वाले दिनों में भी? देखिए, अगर आप सेगमेंट वाइज करें ना तो 4 व्हीलर में इतना कोई मुझे हिट नजर नहीं आता। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें अगर हम देखें, 2 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये 2 एरियाज हैं जहां हमें इनिशियली फोकस करना चाहिए और यहीं पर हमें पोटेंशियल मिलता है। क्योंकि जो 2 व्हीलर्स का वॉल्यूम है प्लस 2 मिलियन के करीब है, तो इसमें अगर आप 4-5 लाख का वॉल्यूम लेने में कामयाब होते हैं तो ये आपकी सक्सेस होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह से हम डेवलप नहीं कर पाए, हमारे मेगा सिटीज में चैलेंजेस बहुत हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईवी पे ट्रांसफर करने में कामयाब होते हैं तो वो आपकी सक्सेस होगी। आपका जो रोल प्ले कर सकता है वो 2 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कर सकता है। अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस करे, इन्हीं दोनों चीजों पे आगे बढ़े, तो ये शायद पब्लिक के लिए रीचेबल हो, रीजनेबल प्राइसेस में हम ला सकें, टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकें। हमें जो एडवांटेज मिल सकता है एज ए पाकिस्तान होम ग्राउंड, देखिए हमें राइट हैंड कंट्रीज, और दुनिया में तकरीबन 57-60 कंट्रीज ऐसी हैं जो राइट हैंड ड्राइव है। चाइना जो हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाता है। हमें जो एडवांटेज मिल सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, और राइट हैंड तो पाकिस्तान मार्केट के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की मार्केट से एक्सपोर्ट की तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो 2 एडवांटेज होंगे। एक तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो हमें इस पे फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट को, और इस पे आप पॉलिसीज दें, इस पे आप इंसेंटिव दें कि आप लोकलाइज करें, आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें पाकिस्तान में। ये इंसेंटिव पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म होगा, और ये जो सब्सिडीज है शॉर्ट टर्म पे हम इंपोर्ट कर लें तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। शॉर्ट टर्म में जरूर आप 2-2.5 साल में बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे एज ए एंटरप्रेन्योर्स, मगर एज ए इकोनॉमी पाकिस्तान की अगर ट्रेड डेफिसिट में गैप रहा तो ये आपको हिट करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मशहूर खान साहब, ऑटोमोटिव एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सुनिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां वसी पैमाने पर मैंग्रोव के जंगलात मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा खुश्क मैंग्रोव जंगल सिंध के इंडस डेल्टा में पाया जाता है, जो माहौलियात, मईशत और मकामी आबादी के लिए इंतहाई अहम है। अब हुकूमत की मुस्तकिल कोशिश ये है कि इनको महदूद होने से बचाया जा सके, और नए नए मनसूबे भी हुकूमत लेकर आए। इससे 10 साल पहले एक मनसूबा लगाया गया। वफाकी वजीर बराए मैरीटाइम के मुताबिक पाकिस्तान का डेल्टा ब्लू कार्बन मनसूबा एक कामयाब मॉडल के तौर पर उभरा है, जो अब तक तकरीबन $40 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स की सूरत में हासिल कर चुका है। ये मैंग्रोव दरख्त आम दरख्तों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा कार्बन जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी इंटरनेशनल सतह पर जो माहौलियाती अहमियत है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में अगरचे मैंग्रोव का रकबा बहुत ही महदूद है, लेकिन फ़ी हेक्टर इसका कार्बन जज़्ब करने का अमल सिंध जैसा ही है। ये जंगलात साहिली इलाकों में कटाव और सैलाब से बचाव, फिर फिशिंग,
फिर टूरिज़्म और मकामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मसूद लोहार साहब मैंग्रोव्स एक्सपर्ट हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हुकूमत इस वक्त ये कोशिश कर रही है, एक टारगेट भी उन्होंने रखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त 6 या 7 पाकिस्तान की पोजीशन है मैंग्रोव्स के जंगलात की, उसको हमें टॉप 4 में लेकर आना है। कैसे ये सब मुमकिन हो सकता है? और ये जंगलात अगर बढ़ेंगे या इनकी कम होती तादाद को ही सिर्फ रोका जा सके तो इससे क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं माहौलियाती एतबार से? देखें, बुनियादी मामला ये है कि जब मैंग्रोव्स आपको पैसे कमा के दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को 2023 में $80 मिलियन मिले हैं मैंग्रोव्स ब्लू कार्बन क्रेडिट्स में। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप प्लाट और प्लाजों से पैसे कमाना चाहते हैं या आप मैंग्रोव्स लगा के इकोसिस्टम को ठीक करके उसमें से पैसे कमाएं। इट्स ऑल योर प्रायोरिटी। सही। तो अब मसूद, अभी जो हम देखते हैं कि कराची की साहिली पट्टी है, फिर वो बलूचिस्तान तक जाती है, 1000 किलोमीटर से ज़ायद की हमारी ये साहिली पट्टी है। तो इस पर अगर हमें मैंग्रोव्स को संजीदगी के साथ इस पर फोकस करना है और ये इसके कार्बन क्रेडिट्स के ज़रिए हम डॉलर्स भी कमा सकते हैं, तो इस जानिब अभी तक माजी की हुकूमतों की हमने कोई तवज्जो या कोई फोकस क्यों नहीं देखा, या प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी सी इसमें दिलचस्पी की कमी है? बुनियादी वजह क्या है कि हम ये फ़ायदा उठाने से महरूम हैं? देखिए, ये $multi-trillion अपॉर्चुनिटी है कि कैपिटलाइज करें ब्लू कार्बन पे। सिर्फ मैंग्रोव्स नहीं है, ब्लू कार्बन जो है वो मरीन इकोसिस्टम की और बहुत सारी चीजों से है, जिसमें आपकी सी वीड है, आपकी लेगून्स हैं, आपकी पीटलैंड्स हैं, आपकी कोरल्स हैं। तो ये $multi-trillion पोटेंशियल है जो पाकिस्तान कैपिटलाइज नहीं कर रहा। अच्छा मसूद, अगर कराची से हट के हम अपनी जो साहिली पट्टी जो बलूचिस्तान तक जाती है, तो वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह से है? वहाँ पर भी जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो उतने ही मौसर हैं जितने कराची के साहिल पर हो सकते हैं? वहाँ पर आप सीर क्रीक जो है, जिसको सर क्रीक कहते हैं, बेसिकली सीर क्रीक है। सीर क्रीक से लेके जीवनी तक आप पूरा ये जो आपका बेल्ट है इसमें आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो हमारी ब्लू इकोनॉमी, जिसको ये कहा जाता है कि उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त पोशीदा हैं और सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, हमारी उस ब्लू इकोनॉमी को कितना ये बूस्ट दे सकते हैं? और मैरीटाइम मिनिस्ट्री को कौन कौन से ऐसे ख़ास तौर पर इसमें स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं कि जिसमें अभी ये काम करनी चाहिए इस एक्सप्लोरेशन में? देखें साहब, हम सब चाहते हैं ना कि हमारे पास डॉलर्स आए, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व्स का इशू है। पाकिस्तान का बुनियादी मसला क्या है कि हम $1 मिलियन के लिए जो है वो IMF के सामने गिर जाते हैं या और कंप्रोमाइज कर लेते हैं। भाई ये सारा ये फॉरेन रिजर्व आएगा ना, ये सारा फॉरेन करेंसी आएगी, डॉलर्स आएंगे और ओपन मार्केट में आ जाएंगे। पूरी दुनिया कर रही है, कोई हम थोड़ी अकेले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद लोहार साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।